हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज लुसेंट निचोड़ वीडियो का तीसरा भाग आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। तो ऑप्शन है अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, कार्ले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलोरा में। और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो एलोरा और अजंता की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, यानी पत्थर से काटकर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश मंदिर, जो एलोरा में है। अगला प्रश्न है कि निम्न स्थानों में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो निम्न स्थानों में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता। अगला प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है पौलों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंशों ने। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश मंदिर, एलोरा के। अगला प्रश्न है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था या किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। देखिए, एक ही प्रश्न है, पूछने का तरीका देखिए कैसे कैसे है। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंध रहा है? तो राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग था और इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी, मान्यखेट को बनाई थी। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन था? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, इसके निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अगला प्रश्न है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, औरंगाबाद नगर में। अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो श्याम पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर को श्याम पैगोडा के नाम से, यानी काला पैगोडा के नाम से, यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क। यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? कौन सा सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोणार्क का जो मंदिर है यह सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वह गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निमांकित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगराज मंदिर। और लिंगराज मंदिर को आयाती केसरी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है वह नागर शैली में है। तो दोस्तों, जो उत्तर भारत के ज़्यादातर जो मंदिर हैं वह नागर शैली में बने हैं, जबकि दक्षिण भारत के जो ज़्यादातर मंदिर हैं वह द्रविड़ शैली में बने हैं। और दोनों का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है उसको बेसर शैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर यह
कंबोडिया में स्थित है और इसको सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है यह आपका नेपाल देश में स्थित है। नेपाल देश में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? गोपुरम बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो गोपुरम का जो मतलब होता था कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। गोपुरम तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। अगला प्रश्न है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का जो मंदिर बनवाया गया है वह बनवाया गया है पल्लव वंश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो जो तक्षशिला बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो जो तक्षशिला था यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला स्थित था। और ये तक्षशिला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि सोनगिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, कहाँ स्थित है? सोनगिरी यह जैन धर्म से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। तो इसका जो संबंध है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है कि दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है वह राजस्थान के माउंट आबू में है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और अगला प्रश्न यही है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में अवस्थित है? तो नैमिषारण्य जो है यह आपका सीतापुर में स्थित है। सीतापुर में। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे जो महान शासक हुआ वह पुलकेशिन द्वितीय हुआ। अगला प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी जो थी वह तापी में थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वह तापी में थी। अगला प्रश्न है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? तो कवि कालिदास का जो नाम का उल्लेख मिलता है किस लेख में मिलता है? तो यह मिलता है आपका एहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है। और एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय समर्पित है, संबंधित राजा है। अगला प्रश्न है कि चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? तो चोलों का जो राज था किस क्षेत्र में फैला था? तो यह फैला था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। अगला प्रश्न है कि चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो चोल यानी चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। अगला प्रश्न है कि चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो चोल युग था यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह ग्रामीण सभा यानी स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन कहीं कहीं आपको यही मिलेगा ऑप्शन में, स्थानीय स्वशासन के लिए और नौसेना के लिए, नौ सैनिक कह सकते हैं या नौ सेना कह सकते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल राज्य में। अगला प्रश्न है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मेरूर में है। अगला प्रश्न है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किसकी मिलती है? तो यह मिलती है मतलब देवाकृति जो है प्रायः किस आकार का है? तो यह चतुर्भुज आकार का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नटराज की। अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चोल कला का। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वह नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी था वह कौन वंश था? तो यह हो जाएगा पल्लव वंश। कौन हो जाएगा? पल्लव वंश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा रथ मंदिर इसमें से बताना है आपको, तो यह हो जाएगा द्रौपदी जो रथ है, द्रौपदी रथ जो है
रथ मंदिर यह सबसे निम्नलिखित में से छोटा है। अगला प्रश्न है कि 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? तो यह भेजे गए थे कोलुतुंग प्रथम के शासनकाल में। कोलुतुंग प्रथम के शासनकाल में 72 व्यापारी चीन के कार्यकाल में भेजे गए थे, चीन में भेजे गए थे, चीन देश में भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपने नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी पहले बताएं तो नौ सैनिक शक्ति के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यह कर देते थे चोल वंश के ही शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है कि गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना जो किया गया था वह राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो यह शासक का नाम था राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने सिलोन, श्रीलंका का पूरा नाम था सिलोन, तो उस पर विजय प्राप्त किया था राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलुतुंग प्रथम। अगला प्रश्न है कि तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोल्कापियम जो है किस ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो यह है व्याकरण और काव्य से। और अगला प्रश्न है कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है या कौन था? तो शिल्पाधिकारम के लेखक जो है यह इलंगो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये दरोगा में दोनों तोल्कापियम और शिल्पाधिकारम जो दोनों पूछ चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द प्रिलिप्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द प्रिलिप्स ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिकामेडु। अगला प्रश्न है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अरिकामेडु से ही। रोमन बस्ती अरिकामेडु से ही प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में किस वंश का उल्लेख नहीं हुआ है? तो यह कदम वंश का नहीं हुआ, जबकि चेर, चोल और पांड्य राजवंश का उल्लेख हुआ है, जबकि कदम वंश का नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो संगम युग का इसमें से कौन एक राजवंश नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव वंश। अगला प्रश्न है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो कुरल किस भाषा में है? तो यह हो जाएगा तमिल भाषा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक हैं? तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम्बन। कम्बन यह हो जाएगा तमिल रामायणम के लेखक हैं या रामावतारम के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम इसमें से कौन था? तो यह हो जाएगा मणिग्रामम, जो हो जाएगा मणिग्रामम, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तकोलम का जो युद्ध हुआ था यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो तकोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच में तकोलम का युद्ध हुआ था। तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? यानी चोल साम्राज्य के विनाश का कारण क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी जो था उसी का यह मलिक काफूर मान सकते हैं कि एक गुलाम था, और इस मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में भेजा था और यही चोल साम्राज्य का अंत किया था, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है कि संगम युग में
उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध था? उदयपुर VVI क्वेश्चन है। तो उदयपुर जो था ना यह इस किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उदयपुर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती थी या कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वेंगी नदी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी कहलाती थी। अगला प्रश्न है कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? कौन एवं मनन किसके लिए प्रसिद्ध होता था? तो यह होता था राजा के लिए प्रयुक्त होता था यह शब्द कौन और मनन। अगला प्रश्न है कि तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम यह मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो ऑप्शन इसमें से क्या है? तो किसने नहीं किया था? तो चालुक्य वंश यह दक्षिण भारत पर किया था, जबकि गुप्त, राजपूत और मौर्य उत्तर भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी वह आपका बनवासी था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो दक्षिण भारत के किस एक वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो यह हो जाएगा पांड्यवंश। पांड्यवंश के राजा ने रोम में एक दूत को भेजा था जो 26 ईसा पूर्व में भेजा था। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर बहुत बार पूछता है, तो यह मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त। अगला प्रश्न है कि ऋतु संहार के रचनाकार कौन थे? ऋतु संहार, तो ऋतु संहार पुस्तक लेखक कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरित्र पुस्तक किसने लिखा? तो 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक यह हो जाएगा दंडी। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो यह भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो मालविकाग्निमित्रम के लेखक सही है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है, लेकिन जानकी हरणम या कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अष्टाध्यायी जो लिखी गई थी यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा से। अगला प्रश्न है कि मिलिंद पनहो क्या है? तो मिलिंद पनहो है ना, यह पाली का एक ग्रंथ है। मिलिंद पनहो पाली ग्रंथ है। मिलिंद पनहो क्या है? पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि मिलिंद पनहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। तो मिलिंद पनहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे। तो यह हो जाएगा नागसेन। अगला प्रश्न है कि कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो कलहन की राज तरंगिणी जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इसको किसने आगे बढ़ाया? तो यह बढ़ाया था जोन राज और श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है कि सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद किसकी रचना है? तो यह अश्व घोष के द्वारा सौंदरानंद नामक रचना की गई है। अगला प्रश्न है कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक या हर्षवर्धन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा एक विश्वकोशीय ग्रंथ है? विश्वकोशीय ग्रंथ इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बृहत संहिता। अगला प्रश्न है कि कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी है, कौन सी नहीं है? तो यह में साहित्यिक कृति इसमें से कौन ऑप्शन में नहीं है? तो मृच्छकटिकम या शूद्रक का है। तो पहले ही कालिदास का पूछ रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाद बाकी मेघदूतम, ऋतु संहार और विक्रमोत्वर्षीयम यह सब कालिदास की साहित्यिक कृति है, जबकि मृच्छकटिकम नहीं है। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक यानी हीरो कौन था? मालविकाग्निमित्रम का नायक आपको बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्रम में
नाटक जो है उसके हीरो थे। अगला प्रश्न है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भास। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक या काव्य के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह करते थे लक्ष्मण सेन, बंगाल शासक लक्ष्मण सेन के सभा को अलंकृत करते थे, यानी शोभा बढ़ाते थे। अगला प्रश्न है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कहा गया है गीता में। अगला प्रश्न है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह कहा गया है महाभारत में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो यह है पंचतंत्र, और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो बीजगणित के क्षेत्र में कौन अपना योगदान दिया था? तो यह दिए थे भास्कर। अगला प्रश्न है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के जो लेखक थे वह थे भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे वह भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनु स्मृति मनु के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो किससे संबंधित है? तो यह समाज व्यवस्था नहीं, यहाँ कानून से होगा। ठीक है, मनु स्मृति मुख्यतः कानून से संबंधित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो यह मनु को माना जाता है। किसको? मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो यह है जयानक। कौन है? जयानक। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय कौन शासक था? तो कलहन के समय शासक था जयसिंह, और राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और राजतरंगिणी 8 तरंगों में विभाजित है, 8 तरंगों में विभाजित है, जिसमें 1 से 5 तक जो तरंग है उसमें कश्मीर के लोहार वंश, उत्पल वंश और कर्नाट वंश इत्यादि शासकों का जानकारी इसमें मिलता है, या वंशों का जानकारी मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि यह जो लुसेंट का निचोड़ वीडियो का जो सीरीज चल रहा है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और क्या यह लुसेंट इसे पढ़ने के बाद लुसेंट में अगर देखने पर क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है और तैयारी आप लोग का पुख्ता हो रहा है, तो जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इसको।